हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं आज एक नया चैप्टर जो कि है क्लास 9th का 5th चैप्टर, बोले तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और ये रही अपने पास में यूक्लिड, जो कि एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं। तकरीबन 2300 साल पहले ये इस पृथ्वी पर थे और इन्होंने जो है ज्यामिति के ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि आज भी हमारे काम में आता है। अब बच्चों, सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये चैप्टर की हेडिंग क्या कहना चाह रही है। तो यूक्लिड तो इन गणितज्ञ का नाम है कि ज्यामिति का परिचय, इन्होंने जो ज्यामिति के बारे में बताया उसका परिचय अपन जानने वाले हैं। अब सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि आखिर ज्यामिति जो शब्द है इसका अर्थ का मतलब क्या होता है। तो ज्यामिति जो है इंग्लिश के शब्द ज्योमेट्री से आया है और इंग्लिश के शब्द जो है ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और दूसरा हो जाता है अपने पास में क्या, मेट्रिन। अब जियो का मतलब होता है पृथ्वी या फिर भूमि, जो कि अपने पास में कुछ इस तरह से दिखती है, और मेट्रिन का मतलब होता है मापना। तो ज्यामिति में कहने का मतलब यह है कि हमें जो अपने आसपास की चीजें दिखाई देती हैं पृथ्वी पर, उन फिगर्स का जो है अपन कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं, कैसे उनको नापेंगे, कैसे उनको मेजर करेंगे, उनकी जो स्टडी होती है वो सारी जो अपने पास में ज्योमेट्री में आ जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के गणित के शिक्षक यूक्लिड ने अपने समय तक ज्ञात ज्यामितीय गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। उनके समय तक जितना भी ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज था वो सारा इकट्ठा करा, किसने, यूक्लिड ने। ठीक है, और एलिमेंट्स नामक, ठीक है, एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। और ये बात है बच्चों तकरीबन 2300 वर्ष पुरानी। और एलिमेंट्स नामक जो ग्रंथ था ना बच्चों, वो बहुत बड़ा था। ठीक है, उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया, जिसमें से प्रत्येक का पुस्तिका माना जाता है। तो उन्होंने एलिमेंट्स जो ग्रंथ है उसमें 13 अध्याय थे और वो अध्याय अपनी एनसीईआरटी किताब वाले नहीं थे, छोटे छोटे से, अपने आप में पूरी एक किताब थी, एक अध्याय। तो ऐसे कुल मिला के 13 अध्याय थे, यानी कि 13 किताबें, और उन 13 किताबों को मिलकर क्या बोला गया है, एलिमेंट्स बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपन जानते हैं बच्चों कि भाई यूक्लिड ने जो है कुछ कुछ बातें हमें बताई थी। ठीक है, उन्होंने जो जो बातें कही हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी, उसको अपन एक एक करके समझते हैं। इत्मीनान से समझिएगा, बहुत ही लॉटरी वाला चैप्टर अपने पास में ये रहता है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन ये देखेंगे, उन्होंने जो सबसे पहली बात कही वो ये, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, अब इसको अपन समझे उससे पहले आप ये देखो। सबसे पहले बच्चों अपन बिंदु जो है कैसे बनाएंगे, बड़ा ही आसान है। एक बिल्कुल शार्प, करीब अच्छे से शार्पनर से पेंसिल जो होती है ना तीखी नोक वाली, वो लो और उससे एकदम एक बारीक डॉट लगा दो। जैसे आपको यहाँ पे अगर शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो पता नहीं, लेकिन एकदम बारीक डॉट जो होता है अपने पास में वो क्या हो जाता है, बिंदु हो जाता है। अब ये बताइए, क्या इस बिंदु का कोई भाग है क्या? देखो बच्चों, भाग है या नहीं की बातें अपन तब करते हैं जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई खेत है इतना बड़ा, और इतने हिस्से के अंदर खेत में मैंने कुछ उगा रखा है, बाकी हिस्सा खाली पड़ा है। तो हम बोलेंगे ना भाई इतने भाग में तो कुछ उगा रखा है, इतने भाग में कुछ नहीं उगा रखा। लेकिन बिंदु की अगर अपन बात करें तो ये इतना बारीक है कि इसका कोई भाग ही नहीं है, कोई हिस्सा ही नहीं है। ये चीज जो है यूक्लिड ने कहने की कोशिश करी है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। दूसरी परिभाषा उन्होंने बोली, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। क्या? एक रेखा, जैसे एक रेखा कैसी होती है अपने पास में, कुछ इस तरह से हो गई। ठीक है, अब ये जो रेखा है चौड़ाई रहित लंबाई है। ये चौड़ाई रहित कहने का क्या अर्थ है, समझिए। जैसे अपन एक आयत के बारे में तो जानते हैं बच्चों। ठीक है, आयत के बारे में अपन ये कहेंगे कि ये जो होती है अपने पास में, ये होती है क्या, लंबाई, और आयत की ये वाला जो हिस्सा है अपने पास में क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपने पास में क्या, चौड़ाई। समझ पा रहे हो उस बात को? ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि इस रेखा की, ये रेखा कितनी चौड़ी है। जैसे आयत तो आप दिख रहा है कि भाई आयत अपने पास में इतना चौड़ा है, ये रेखा कितनी चौड़ी है? आप बोलोगे सर बिल्कुल बारीक सी है रेखा तो। ठीक है, आप जबरदस्ती बना दो वो एक अलग चीज है, लेकिन रेखा असल में बहुत बारीक होती है, बहुत पतली सी होती है। तो यही तो अपन कह रहे हैं, एक रेखा चौड़ाई रहित, मतलब कि चौड़ाई उसकी नहीं है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है, सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई उसकी नहीं होती है। ये बात वो कहना चाह रहे हैं। तीसरी बात पे आते हैं। ठीक है, तीसरी बात को समझे उससे पहले मैं आपके सामने एक चीज प्रस्तुत करना चाहूंगा कि बच्चों ये जब रेखा है ना अपने पास में, इसको जब अपन माइक्रोस्कोप की मदद से या बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे ना कि असल में है क्या ये, जैसे अपने बॉडी के जो कोशिकाएं होती हैं उनको जूम करके दिखाते हैं आपको बायो वाली मैडम जो होती हैं। ठीक है, बायो में अपन पढ़ते हैं, तो उसी तरह इसको अगर जूम करके देखोगे ना तो असल में दिखेगा क्या, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। आपने मानिए इसके इतने हिस्से को जो है बहुत ज्यादा जूम करके देखा, तो आप ये पाओगे कि आपको यहाँ पे पता है क्या दिखने वाला है, कुछ इस तरह से देखना।
आपको ये दिखने वाला है कि इतने हिस्से को जब हमने जूम करा तो बहुत ही पास पास में बहुत सारे अपन को बिंदु एक दूसरे के पास पास में इकट्ठे होते हुए दिखते हैं। तो आप ये कहोगे कि असल में जब ढेर सारे बिंदु एकदम पास पास में सटा के एक दूसरे के अड़ के रहते हैं तो वो एक क्या बना देते हैं, ओवरऑल एक सीधी रेखा बना देते हैं। तो असल में एक रेखा किससे बनी होती है, ढेर सारे बिंदुओं जो कि एकदम एक दूसरे के पास पास में लगे हुए होते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया रेखा को जूम करके जब अपन देखते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखो, तीसरा जो उन्होंने परिभाषा दी वो ये कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास में कोई रेखा है, मान लीजिए ये, इसके जो एंड पॉइंट्स होने वाले हैं जहां पर ये खत्म होती है, उसके जो सिरे हैं बच्चों वो कैसे होंगे, अपने पास में बिंदु होंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये मैंने इसके सिरे हैं, तो इसके सिरे जो है असल में क्या है, बिंदु है। बिंदु क्यों है, क्योंकि ये रेखा बनी ही किससे है, ढेर सारे बिंदुओं से। तो इसके एट द एंड जो सिरे होंगे वो क्या होंगे, बिंदु ही तो होंगे, है ना, ठीक है। आगे आते हैं अपन अगले चौथे परिभाषा पे। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ये क्या कहना चाह रहा है, समझ आते हैं अभी, ठीक है। जैसे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक रेखा बनाते हैं। ये लीजिए, मैंने आपके सामने एक रेखा बना ली। अब हम इस रेखा की सच्चाई भी जानते हैं कि भाई ये रेखा असल में है क्या, ढेर सारे बिंदु जब एकदम एक दूसरे के पास पास में लगे हुए होते हैं तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाता है, रेखा प्राप्त हो जाता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, ये सीधी रेखा एक ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ, स्वयं पर खुद के ऊपर जो बिंदु है ना, असल में तो ये बिंदुओं से बनी है, जो स्वयं के ऊपर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, ठीक है, उसके साथ में स्थित हुई हुई है। तो इसके ऊपर जो बिंदु है वो और ये रेखा एक दूसरे के साथ सपाट रूप से स्थित है, ये चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब हम आते हैं इनकी पांचवा परिभाषा पे। वो क्या कह रहे हैं, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। पृष्ठ के बारे में बता रहे हैं कि पृष्ठ किसे कहते हैं। तो बच्चों जैसे अपने पास में ये है, एक पृष्ठ है, ठीक है, ये एक सरफेस है अपने पास में। इस सरफेस के आप क्या देख रहे हो, आपको क्या दिख रही है, आपको दो चीजें दिख रही है। एक तो क्या दिख रही है, आपको यहाँ पे लंबाई दिख रही है, ठीक है, ये इसकी लंबाई हो जाती है, और ये जो है इसका क्या हो जाता है, अपने पास में चौड़ाई हो जाती है। तो ये एक पृष्ठ है। पृष्ठ की परिभाषा क्या है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। अब जैसे अपना ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड के बारे में आप क्या कहोगे कि इसकी अपन को क्या दिख रही है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई दिख रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको चौड़ाई दिख रही है। तो ये भी अपने पास में क्या है, एक पृष्ठ है, एक सरफेस है, इस तरह से अपन कहते हैं। छठी परिभाषा जो उन्होंने दी वो ये कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। अब जैसे मैंने आपके सामने ये पृष्ठ बनाया है ना, फिर से बना देता हूँ। तो इस पृष्ठ के जो किनारे हैं अपने पास में वो क्या है, किनारों की बात कर रहे हैं, ये जो है ना आपके पास में ये किनारे हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये येलो कलर की जो लाइन दिख रही है, ये किनारे हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना येलो कलर का, वो किनारे हैं। तो इस पृष्ठ के किनारे आपको कैसे दिख रहे हैं, रेखा जैसे ही तो दिख रहे हैं। रेखा अपने पास में ऐसी होती है, बिल्कुल बारीक सी पतली सी। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। तो ये इसकी रेखा है, ये इधर वाली रेखा है, ये येलो वाले की बात कर रहा हूँ बच्चों, ये पीला वाला जो कलर से बना है ना वो, तो ये रेखा है, ये अपन कह रहे हैं। फिर आते हैं सातवें वाले पे। अब बच्चों सातवां वाला पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई मैं हटा ही देता हूँ। जैसे अपन ने पढ़ा कि एक रेखा कैसे बनी होती है, जब ढेर सारे बिंदु एकदम आसपास में पास में लगे हुए होते हैं तो अपने पास में क्या प्राप्त हो गई, एक रेखा प्राप्त हो गई। उसी तरह से अगर यहां पे देखिएगा, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, फिर आप ऑब्जर्व करिएगा। उसी तरह से बच्चों जब ढेर सारी रेखाएं, जब ये अपने पास में कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ को जब आप क्या करोगे, जूम करके देखोगे तो आप ये पाओगे कि ढेर सारी रेखाएं एकदम एक दूसरे के पास में लगी हुई है। तो वो मिलके एट द एंड क्या बनाती है, अपने पास में एक पृष्ठ बनाती है। तो बिंदु ढेर सारे मिल जाएं तो रेखा बन जाती है, और ढेर सारी रेखाएं मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, पृष्ठ बन जाता है, ठीक है। अब आओ सातवें पे। एक समतल पृष्ठ, प्लेन सरफेस, ठीक है, समतल पृष्ठ, उबड़ खाबड़ नहीं है ना, समतल एकदम सपाट जमीन होती है ना। जैसे अपन क्रिकेट का ग्राउंड देखते हैं तो एकदम सपाट जमीन होती है, ऊबड़ खाबड़ थोड़ा ना होता है, वो सपाट होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर मतलब खुद पर, ठीक है। तो ये जैसे एक अपन ने यहाँ पे पृष्ठ बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है, जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ, स्वयं पर खुद के ऊपर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, सपाट रूप से स्थित होता है। ये चीज अपन कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं,
ठीक है, ये अपन ने क्या पढ़ी, यूक्लिड ने जो परिभाषाएं दी उसके बारे में अपन ने जाना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपनी इन परिभाषाओं, यानी कि यूक्लिड की इन परिभाषाओं की बात कर रहे हैं, अपनी इन परिभाषाओं से प्रारंभ करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। उन्होंने कुछ बातें जो हैं बिना सिद्ध करे सत्य मानने की कल्पना की, भाई वो सच होती है, उसमें अपन को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थे। स्पष्टतः मतलब साफ सुथरा दिख रहा है, और सर्वव्यापी सत्य मतलब दुनिया में सब जगह सत्य है। जैसे कि भाई पानी का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल एक ग्लास में पानी डाल के देखोगे ना तो उसका कोई कलर नहीं होता, चाहे आप किसी भी दुनिया के देश में चले जाइए। ठीक है, तो ये क्या है, एक सर्वव्यापी सत्य है। सूर्य जो है हमेशा ईस्ट से उगता है, तो ये भी क्या है अपने पास में एक सर्वव्यापी सत्य है, ये बदल नहीं सकता। ठीक है, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ये भी एक सर्वव्यापी सत्य है। तो उसी तरह से कुछ बातें जो यूक्लिड को सर्वव्यापी सत्य लगी, जो सब जगह दुनिया में सच होंगी, वो उन्होंने स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य कहे और उनका कोई प्रूफ नहीं दिया। उन्होंने इनको दो वर्गों में विभाजित किया। अब ये जो बातें हैं इन्होंने दो तरह से विभाजित करा। क्या? पहला बच्चा, एक तो कहलाई क्या, अभिग्रहित, और दूसरी जो बातें कहलाई वो क्या, अभिधारणाएं। इनका मतलब क्या है और इनका डिफरेंस क्या है वो अपन समझते हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले देखो, उन्होंने कुछ बातें कही। ठीक है, वो बातें दो तरह की थी। एक तो थी कुछ ऐसी बातें जो गणित के हर हिस्से में काम आती है, चाहे बीज गणित हो जाता है, चाहे अपने पास में त्रिकोणमिति हो जाता है, चाहे अपने पास में ज्यामिति हो जाता है, वो सब जगह सच होती है। ठीक है, वो बातें जो है बच्चों क्या कहलाई अपने पास में, अभिग्रहित, इंग्लिश में बोले तो एक्सियोम्स। और कुछ वो बातें जो सिर्फ और सिर्फ ज्यामिति पर लागू होती हैं, वो क्या कहलाई, अभिधारणाएं, यानी कि पोस्टुलेट्स। वो क्या क्या है अभी अपन पढ़ते हैं। अभिग्रहित वह कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था, सिर्फ ज्यामिति के लिए लागू नहीं थी, वो गणित में सब जगह लग जाती थी, ज्यादातर जगह लग जाती थी। वहीं अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स, उन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ज्यामिति से संबंधित थी, वो बातें उन्होंने क्या कहलाई, अभिधारणाएं। अभी अभिधारणाएं और अभिग्रहित क्या क्या थे उनको अपन पढ़ते हैं एक एक करके और उनको समझने की भी कोशिश करते हैं। बच्चों ये चैप्टर आप बिल्कुल ऐसे मत मानिए कि पूरा रटना है और जाके एग्जाम में कर आना है। बहुत ही समझने वाला और लॉजिकल चैप्टर है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इत्मीनान से समझिए। और जब आप समझ जाओगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप ही दिमाग में आएगा कि भाई चल क्या रहा है। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। अभिग्रहित के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोले तो एक्सियोम्स। और सबसे पहला जो अपने पास में अभिग्रहित है वो क्या है, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। कहना क्या चाह रहा है, जैसे मान लीजिए अपने पास में ये रेखाखंड है AB, ठीक है, और एक रेखाखंड है अपने पास में क्या, CD, ठीक है, और एक और रेखाखंड है अपने पास में ये मान लीजिए क्या, PQ। तो सबसे पहली बात पता है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि भाई रेखाखंड AB की जो लंबाई है वो रेखाखंड PQ के बराबर है। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि रेखाखंड CD की जो लंबाई है अपने पास में वो रेखाखंड PQ के बराबर है। ठीक है, मैं AB और PQ को बराबर कह रहा हूं, CD और PQ को बराबर कह रहा हूं, तो इससे आप ऑब्वियसली क्या बोलोगे कि भाई AB PQ के बराबर है और CD भी PQ के बराबर है, तो यानी कि AB और CD आपस में बराबर होंगे, है ना। तो यहां पे देखो, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वह वस्तुएं AB और CD, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, AB भी PQ के बराबर है, CD भी PQ के बराबर है, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। वह वस्तुएं जो एक ही चीज के बराबर हो वह आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। तो यही तो अपन ने कहा, तो ये है पहला अभिग्रहित, सिंपल। ठीक है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। समझाता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास में A बराबर B मैंने दिया हुआ है, मान लीजिए A और B आपके पास में कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, A और B आपस में बराबर है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो आप बोलोगे सर A और B वैसे आपस में बराबर है, दोनों में अगर एक एक जोड़ोगे तो तब भी आपस में बराबर ही रहेंगे, है ना। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और देता हूं, जैसे मान लीजिए कि भाई एक बंदा A है, उसके पास में कितनी चॉकलेटें हैं, 4, और एक बंदा B है,
बंदा मतलब एक बच्चा कह लीजिए, उसके पास में भी कितनी चॉकलेट है, 4, ठीक है। उनके पास में एक एक चॉकलेट है, उनको दोनों को एक और दे दी, तो ओवरऑल चॉकलेटें दोनों के पास में कितनी कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 5 5। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, पहले दोनों के पास बराबर बराबर संख्या में चॉकलेट थी, अब एक एक चॉकलेट और जोड़ दी, बराबर चॉकलेटें जोड़ दी, तो पूर्ण भी जो है इनके पास में क्या आया, चॉकलेट एट द एंड फाइनल बराबर है, तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ये बात अपन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आया पे समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, अगला वाला जो अपने पास में है वो देखते हैं क्या लिखा है। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, इसका जस्ट उल्टा होने वाला है बच्चों। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, तो मान लीजिए अपने पास में a और b जो है आपस में बराबर है, इनमें से अगर दोनों तरफ में -1 कर दूंगा, तो ओवरऑल आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि भाई a - 1 जो है वो किसके बराबर होगा, b - 1 के, ठीक है। ये बात अपन कह देंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, बराबरों को मतलब -1 - 1 आपस में बराबर है, बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। ये चीज अपन कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए वहां पे अगर एग्जांपल ले लेते चॉकलेट वाला, कि भाई दोनों बच्चों के पास में चॉकलेट 4 थी, दोनों में से एक एक चॉकलेट ले ली, तो फाइनल चॉकलेट कितनी कितनी हो जाएगी अपने पास में, 3 बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। ये बात अपन कह रहे हैं, ठीक है। वैसे बातें डिफिकल्ट नहीं कही यूक्लिड ने, जो जनरल बातें थी नॉर्मल देखने पे पता लग जाती है, तभी तो है वो, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है भाई मोटा मोटा यही होता है। तो ये इसलिए सर्वव्यापी सत्य कहलाए थे और इनका इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया था। अब हम आते हैं चौथी बात जो उन्होंने कही थी, वो क्या थी। चौथी बात थी वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यूक्लिड यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में ये एक रेखाखंड है AB, ठीक है, और इसके ऊपर एक बिंदु और स्थित है, मान लीजिए कुछ इस तरह से है C, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे बच्चों, आप ये कहोगे कि रेखाखंड AB जो था उसको अपन देखे तो 2 टुकड़े हो चुके हैं, AC और CB, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों, AC और CB जो टुकड़े हैं वो ओवरऑल कहां पर है, वो ओवरऑल इस रेखाखंड AB के ऊपर है ना, है ना। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि AC और CB मिलकर जो है इस पूरे रेखाखंड AB के ऊपर संपाती, उसके साथ संपाती है क्या, उसके ऊपर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे कहोगे कि भाई AC प्लस CB वो असल में किसके बराबर है, AB के, क्योंकि AC और CB मिलके ही तो AB बन रहा है। तो अपन कहेंगे वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर आ रही हो, AC और CB जो है ओवरऑल AB के ऊपर है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो AC और CB जो है किसके साथ संपाती हैं, वो AB के साथ संपाती हैं, तो वो आपस में बराबर होंगे। फिर अपन आते हैं उनकी 5वीं परिभाषा पे, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। बहुत ही खतरनाक बात कही थी यहाँ पे यूक्लिड ने कि भाई मान लीजिए ये अपने पास में एक पिज्जा है और इस पिज्जा का छोटा सा टुकड़ा जो है यहाँ से निकाल लिया, तो आपके पास में ये इतना पिज्जा जो है बचा है, तो इसका ये जो टुकड़ा है ये इसका हिस्सा है इस बड़े वाले पिज्जे का। तो असल में यही तो है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो पूर्ण जो है अपने छोटे भाग से बड़ा होगा क्या, बिल्कुल। आपके पास में कोई इतना बड़ा खेत है और उसका इतना जमीन का टुकड़ा जो है बेच दिया गया, तो आप ये बोलोगे ना कि भाई पूर्ण जो है भाग से बड़ा है, अभी भी हमारे पास तो जमीन ज्यादा ही है, तो ये बात आप यहाँ पे कह दोगे। मोटा मोटा ये कि भाई पूर्ण जो है उसकी भाग से बड़ा होगा, ये अपन कह रहे हैं, सिंपल, ठीक। फिर छठा जो परिभाषा अभिग्रह थे वो क्या, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। क्या, एक ही वस्तुओं के दुगने, जैसे मान लीजिए A और B आपस में बराबर है, एक ही वस्तुओं के दुगने, इन दोनों का दुगना कर दे तो बराबर होंगे क्या आपस में। A का दुगना करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 2A, और B का दुगना करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 2B, तो वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और देता हूँ, एक बच्चा A है उसके पास में 4 चॉकलेट है और एक बच्चा B है उसके पास भी 4 चॉकलेट है। अगर दोनों की चॉकलेटें दुगनी कर दी तो भी अपने पास में देखो क्या होगा, दोनों की चॉकलेटें दुगनी कर दी तो असल में क्या होगा, 8 हो जाएंगी, तब भी बराबर है क्या, वही तो। 4 और 4 आपस में बराबर है तो उनके दुगने करोगे तो 8 और 8 वो भी बराबर होंगे। ये बात अपन कह रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो अभिग्रह थे वो जैसे इसका उल्टा है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। जैसे A और B आपस में बराबर है, अगर इनका आधा कर देंगे
तो वो भी आपस में बराबर होगा। दोनों बच्चों के पास 4-4 चॉकलेटें थी, दोनों की चॉकलेटें आधी आधी हमने ले ली, तो उनके पास कितनी बचेगी? 2-2, आधा करने पे। तो ये तो हो गया, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब अभी तक जो है हमने बच्चों अभिग्रहित के बारे में पढ़ लिया था, जो सब जगह लागू होती है। अब हम अभिधारणाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ज्यामिति पे विशिष्ट रूप से लागू होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपने पास में अभिधारण क्या? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, देखो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो भाई इसमें नया क्या है? ये मान लीजिए बिंदु ए है, ये मान लीजिए बिंदु बी है, और इससे सीधी रेखा खींची जा सकती है क्या? लो खींच दी हमने, एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बच्चों इसी से जो है एक अभिग्रहित भी आता है, ठीक है। और वो अभिग्रहित क्या है? वैसे अपन अभिधारणाएं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने क्या है, इस अभिधारणा के से एक अभिग्रहित और दिया हुआ है, तो इसलिए अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या? दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ये क्या कह रहा है समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में दो भिन्न बिंदु हैं, अलग अलग हैं, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है। अब यहां पे अपन क्या करने वाले हैं, मैं बिंदु ए से होते हुए ढेर सारी रेखाएं खींचने वाला हूं। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जैसे मैं एक रेखा ये बना सकता हूं, मैं एक रेखा कुछ इस तरह से बना सकता हूं, ठीक है। मैं एक रेखा जो है कुछ इस तरह से बना सकता हूं, ठीक है। मैं एक रेखा कुछ इस तरह से बना सकता हूं, और एक रेखा में कुछ इस तरह से बना सकता हूं। तो जितनी चाहो उतनी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यही काम जो है बच्चों अपन बिंदु बी पे भी तो कर पाएंगे, है ना, कि भाई आप जितनी चाहो बिंदु बी से निकलती हुई रेखाएं बना सकते हो। एक ऐसे भी बना सकते हो, एक इस तरह से भी बना सकते हो, और एक रेखा जो है बिल्कुल ये जो मैंने बना रखी है येलो कलर में, ये तो होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि दो भिन्न बिंदुओं से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा जो होती है दोनों में से क्रॉस करती है, दोनों से होकर निकलती है, बाकी कोई और रेखा ऐसा नहीं होने वाली। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय मतलब इसके अलावा और कोई रेखा ऐसी नहीं होगी जो इन दोनों बिंदु से निकल सके। देखो ना, अपन कोशिश कर रहे थे तो बाकी सारी अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। अगर कोई बिंदु ए से निकला है तो सिर्फ और सिर्फ बिंदु बी से सिर्फ एक ही रेखा निकल रही है, और अगर कोई रेखा बिंदु बी से निकल रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा है जो बिंदु ए से भी निकल रही है, और कोई दूसरी रेखा हमें प्राप्त नहीं हो रही। तो यही चीज यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आप भी समझ में आएगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते अपन आगे। दूसरा जो अपने पास में अभी धारणा है वो क्या है? पोस्टुलेट। एक शांत रेखा। शांत रेखा क्या होती है? जैसे ये अपने पास में रेखा का कोई टुकड़ा है ना, उसको कहेंगे शांत रेखा। को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। लीजिए भाई बढ़ा दो, कौन मना कर रहा है? ये लो, मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं क्या? और इसको अपन इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं जितना चाहे, कोई मना ही थोड़ना है। यही बात है, सिंपल सी, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे अभिधारण पे। वो क्या है? किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्या? तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे चाहो, आपने एक प्रकार ले लिया, ये आपने केंद्र लिया, प्रकार को इस तरह से खोला और एक वृत्त बनाना चाहो तो बना सकते हो क्या? बिल्कुल। आपने एक केंद्र ये लिया और प्रकार इतना सा खोला थोड़ा सा, और एक केंद्र बना दिया, लो बना दिया। आपने एक केंद्र ये लिया और आपने बिल्कुल छोटा सा प्रकार खोला, तो आपने इस तरह से वृत्त बना दिया। तो आप जहां चाहो वहां पे केंद्र ले लो, और जितना चाहो उतना त्रिज्या ले सकते हो, और प्रकार से वो बना सकते हो क्या? वृत्त। बिल्कुल। तो यही तो बात उन्होंने कही, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं चौथे अभिधारणा पे। वो क्या है? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखो बच्चों, समकोण के बारे में अपन जानते हैं, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे समकोण कहते हैं। तो ये जो है आपके पास में कितना है? 90 डिग्री। अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूं तो ये भी आपके पास में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर मैं आपके पास में कोई छोटा सा बनाऊं तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर मैं आपके पास में कोई बहुत बड़ा सारा बना दूं तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में? 90 डिग्री। अब ये बताओ, सारे 90 डिग्री तो 90 डिग्री होंगे या अलग अलग होंगे? देखो ना, ये जो आपके पास में कोण बन रहा है ये हमेशा ही कितना है? 90 डिग्री। चाहे बड़ा बनाओ छोटा बनाओ कैसा ही बनाओ, 90 डिग्री तो 90 डिग्री रहेगा। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये उन्होंने बोला। तो ठीक है, सिंपल नॉर्मल सी बात है, इसमें अलग क्या है? तो इसीलिए तो ये सर्वव्यापी सत्य हैं और इनका कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता। अब हम आते हैं पांचवें अभिधारणा पे, ठीक है। पांचवी अभिधारणा अपन को क्या कहती है समझते हैं। तो बच्चों पांचवी अभिधारणा पढ़ें उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाना चाहता हूं। अपने पास में ये एक रेखा दिख रही होगी आपको, इस पे बिंदु ए और बी स्थित है।
आपको ये दूसरी रेखा दिख रही होगी जिसके ऊपर बिंदु सी और डी स्थित है, और एक तीसरी रेखा जो है इन दोनों रेखाओं को कट करते हुए, प्रतिच्छेद करते हुए निकल रही है। ठीक है, ये बात अपने पास में हो जाती है। और ये वाली जो तीसरी रेखा है अपने पास में बच्चों, ये इस रेखा को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदु P पे, और इस रेखा को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदु Q पे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा कि भाई यहाँ पे जो है आपको ये एंगल कितना दिख रहा है? ये एंगल 1 है। ये वाला जो अपन को एंगल दिख रहा है ये कितना है? एंगल 2, एंगल 2 कह लीजिए। ये वाला जो अपने पास में कोण बन रहा है बच्चों, ये अपन कह देते हैं एंगल 3 है, कोण है ना। और ये वाला जो अपने पास में है ये क्या है? कोण 4। इनका नामकरण कर दिया। अब एक चीज जरा जब ऑब्जर्व करना हम कि भाई अपन अगर इस तरह का डायग्राम बनाते हैं और डी की मदद से, प्रोडक्टर की मदद से अगर अपन ये दोनों एंगल को नापते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को, तो आप ये पाओगे कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को नापते हो तो उन दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री से कम आता है। और साथ में आप एक चीज ये पाओगे कि जब कोण 3 और कोण 4 को आपस में जोड़ा, एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ा, तो आप ये पाओगे कि इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री से बड़ा आता है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ये बात आपने यहां तक ही समझी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब यहां तक ऑब्जर्व करा, अब अगला स्टेप समझो। अगला स्टेप अपने पास में ये है कि आप क्या देख रहे हो कि ये जो दो रेखाएं हैं ये आपको किस तरफ मिलते हुए दिख रही हैं। जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर अपन इन रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं तो ये आपको किस तरफ आपस में एक दूसरे को मिले हुए दिखेंगी? यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अगर इन रेखाओं को आप इस तरफ बढ़ाओगे तो क्या ये कभी आपस में मिलेंगी क्या? नहीं, ये कभी नहीं मिलने वाली उस तरफ, तो लेकिन इस तरफ मिल रही। ये बात ऑब्जर्व करी। ठीक है, अब एक फाइनल चीज और ऑब्जर्व कर लो कि जिस तरफ ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उस तरफ जो अंतः केंद्र के आपको जो कोण दिख रहे हैं, अंतः कोण दिख रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, उन दोनों का जो जोड़ जो है वो 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि 2 समकोण से छोटा है। बच्चों एक समकोण होता है 90 डिग्री, तो 2 समकोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये रेखाएं आपस में जिस तरफ प्रतिच्छेद कर रही हैं उस तरफ के जो अंतः अपने पास में कोण है, अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल्स 1 और 2, उनका जो जोड़ है वो 2 समकोण से छोटा होता है। और जिस तरफ नहीं मिल रही होती है उस तरफ जो है अंतः कोण जो अपने पास में उनका जो जोड़ है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि 2 समकोण से बड़ा होता है। ये बात अपन कह रहे हैं। अब समझ लेते हैं। यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतः कोण बनाए, एक ही ओर मतलब क्वेश्चन ने एक्चुअली फिगर ने और पोस्टुलेट ने जो है इन एंगल 1 और 2 की बात कर रहे हैं, इसलिए ना, अपने एक ही ओर 2 अंतः कोण इंटीरियर एंगल्स इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग, इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, मिलकर 2 समकोणों से कम हो। एंगल 1 और 2 का जोड़ 180 डिग्री से कम है तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये योग 2 समकोणों से कम होता है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में किस तरफ मिल रही है? जिस तरफ ये अंत्य कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री से छोटा है। जिस तरफ बड़ा है उस तरफ ये नहीं मिलती, उस तरफ ये फैलती जाती, दूर जाती रहती है। ये अपने पास में 5वां अभिधारणा हो जाती है। आए भी समझ में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं उदाहरण 1 पे, प्रश्नावली 5.1 के। बच्चों अपन ने क्वेश्चंस यहाँ पे मेनली वही लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने के चांसेस रहते हैं। बाकियों को अपन ने हटा दिया, फालतू चीजें अपन ने नहीं रखी। उदाहरण 1 क्या है समझते हैं। यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं, तो ये लीजिए अपने पास में एक रेखा है जिसपे बिंदु ए, बी और सी स्थित है, और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है, और बी जो है बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है, तो दिख भी रहा है हमें उसके बीच में स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है? ए सी के। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी यहां से लेके यहां तक ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के। चलो करते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमें दिया क्या है? ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के। तो चलो इसकी अब क्या करेंगे? उपपत्ति। आप बोलोगे चूंकि ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी किसके ऊपर स्थित है बच्चों? किसके साथ संपाती हैं वो? ए सी के साथ। ए बी प्लस बी सी ए सी के साथ संपाती हैं, है ना।
चूंकि AB प्लस BC के साथ AC संपाती है, तो हमने एक अभिग्रहित पढ़ा था, वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो AB प्लस BC AC के साथ संपाती हैं, तो वो एक दूसरे के बराबर होंगी क्या? बिल्कुल। अतः AB प्लस BC बराबर AC, और यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया इतना सिंपल सा प्रूफ, बस अभिग्रहित का काम था। ठीक है, आई भी समझ में आया। अब आते हैं उदाहरण 2 पे। सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ठीक है, रेखाखंड एक्चुअली क्वेश्चन ने नहीं दिया, तो अपन को ही बनाना रहेगा, लेकिन अपन अपनी तरफ से बना लेंगे। ठीक है, दिया क्या है? एक रेखाखंड AB, तो रेखाखंड तो दिया हुआ है AB, मैंने उसका नामकरण अपनी तरफ से कर लिया। ठीक है, अभी बनाता हूं मैं रेखाखंड, देखना। सिद्ध क्या करना है? रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है, ये अपन को सिद्ध करना है। क्वेश्चन ने यही तो पूछा था, त्रिभुज की रचना की जा सकती है, सिद्ध करो, तो वो हमने लिख दिया, सिद्ध करना है। अब हम आते हैं बच्चों किस पे? उपपत्ति पे। तो यहां पर आप जरा देखिए कि भाई मैंने क्या करा, ये एक रेखाखंड बना लिया है AB। ठीक है, ये उसका बिंदु B हो जाएगा और ये इसका बिंदु A हो जाएगा। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो हम क्या बना सकते हैं? समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। कैसे बनाएंगे? तो बच्चों आप क्या बोलो कि भाई आप एक प्रकार लीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं अपने यहाँ पे देखिएगा। प्रकार लीजिए, बिंदु A पर उसकी सुई रखिए और B तक जो है उस प्रकार को खोलिए। ठीक है, बिंदु A पे रखो सुई और बिंदु B तक प्रकार को खोलो, और फिर पेंसिल की मदद से एक इस तरह से वृत्त बनाने का आप एक प्रयास करो। अब चूंकि अपन को यहाँ पे वृत्त नहीं बनाना है, हमें तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, तो हम जो है इसको इतना ही बनाते हैं। ठीक है, आप बना सकते हो, आपकी इच्छा है, जो चाहो केंद्र ले लो, उतनी लाओ, जितनी चाहो उतनी त्रिज्या ले लो और बना लो। ठीक है, अब यही काम जो है अपन को कहां से करना रहेगा? दूसरी तरफ से करना रहेगा कि भाई बिंदु B पर आप क्या रखिए? कंपास की नोक रखिए, और बिंदु A पर पेंसिल को रखिए। तो फिर कंपास को खोल के यहां से एक वृत्त खींचने का प्रयास करिए। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि भाई ये जो दोनों वृत्त बनाने की अपन कोशिश कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और उस बिंदु का नामकरण बच्चों अपन क्या कर लेते हैं? बिंदु C। आप यहां तक अग्री कर रहे हैं? ठीक है, तो यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ी थी, तो उसी का इस्तेमाल तो करके मैंने बिंदु A से और AB को जो है त्रिज्या लेकर ये वाला वृत्त बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, और फिर मैंने बिंदु B को केंद्र लेकर और AB को त्रिज्या लेकर ये सफेद वाला जो वृत्त है इसको बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब आप अगले स्टेप में क्या करिए? A और बिंदु C जो है उनको आपस में जोड़ दीजिए। ये लीजिए, जोड़ दिया, और बिंदु C और बिंदु B को जो है इनको भी आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे क्या करा? जोड़ दिया। अब एक चीज पे गौर करना बच्चों कि बिंदु A पर जब आपने कंपास रखा था और AB आपने त्रिज्या ली थी, और फिर आपने जो है इस तरह से वृत्त बनाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, बिंदु A और B के बीच की जो दूरी है बच्चों, वही बिंदु A और C के बीच की दूरी है। आप ही ने तो इतना AB लंबाई का त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचा, तो ये लाल वाला आया था आपके सामने। ठीक है, और ये A से लेके C तक जो दूरी है, ये भी किसके बराबर है? कंपास जितना आपने खोल रखा था, और कंपास आपने कितना खोल रखा था? AB के जितना। तो AB और AC आपस में क्या है? बराबर है। और दूसरी तरफ आपने जब बिंदु B पर आपने कंपास रखा और बिंदु A पे पेंसिल रख के वृत्त बनाया था, तो आपने इतना कंपास खोला था। ठीक है, तो जब ये कंपास इस तरह से घुमाओगे तो आप क्या पाओगे कि बिंदु CB, मतलब बिंदु C और B को जोड़ने वाली जो रेखा है, बिंदु मतलब बच्चों CB, वो किसके बराबर है? AB के। ये दो बातें कह सकते हो। तो आप यहां पे कहोगे कि भाई AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, और साथ ही साथ AB और BC भी बराबर है, AB और BC बराबर है, क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब चूंकि AB और AC बराबर है, AB भी BC के बराबर है, तो यहाँ पे आपको एक अभिग्रहित याद आता है क्या? वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। तो आप ये कहोगे कि भाई AC और BC एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, है ना? AC और BC एक दूसरे के बराबर है, और AC और BC किसके बराबर है? AB के। तो यहां से बच्चों अपन क्या कह सकते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर है क्या? ठीक है, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है वो अपने पास में क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। अतः ट्राइंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में लंबाई में बराबर हो जाती है। ये बात अपन कहेंगे, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में प्रश्न 1 है, प्रश्नावली 5.1 का।
निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, ठीक है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला अपने पास में है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए ये बिंदु ए है, तो इससे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है क्या? आप बोलोगे सर ये लीजिए एक रेखा बना दी, ये दूसरी रेखा थोड़ी सी गड़बड़ बन गई ठीक है, ये दूसरी रेखा मैंने ये बना दी, इसके अलावा ये तीसरी रेखा मैंने ये बना दी। तो एक बिंदु से हम जितनी चाहे उतनी रेखा बना सकते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है इस तरह से। फिर अपने पास में अगला जो पार्ट है वो समझते हैं अपन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूं। क्या कह रहा है प्रश्न 1 का दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। बच्चों अपन तुमने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था कि भाई दो भिन्न बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा ही निकलती है, अनंत नहीं निकलती। तो आप यहाँ पे कहोगे असत्य, क्योंकि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अपन ने सबसे पहला जो अभिधारण पढ़ा था ना, उसके बाद जस्ट अभिग्रहित पढ़ा था, वही यहाँ पे है, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न 1 के तीसरे पे, एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है क्या? बिल्कुल। अभी अपन ने एक अभिधारण ही तो पढ़ा था कि भाई एक शांत रेखा को जितना चाहो उतना बढ़ा दो। तो ये सत्य है अपने पास में। सत्य, एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये अभिधारणा 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 का चौथा, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दो वृत्त बराबर है मतलब ये कि मान लीजिए अपने पास में इस तरह से दो वृत्त दे रखे और ये बिल्कुल बराबर है एक दूसरे के। इसका मतलब ये बच्चों कि अपन इस वृत्त के ये वाला वृत्त जो है ना, इस वृत्त के ऊपर रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। और जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से छुपा लेंगे क्या? जैसे ये दोनों हाथ जो एक दूसरे को अच्छे से छुपा सकते हैं, उसी तरह इस वृत्त को इसके ऊपर मैं रखूंगा तो एकदम एक दूसरे को अच्छे से छुपा लेंगे। तो वो कब पॉसिबल है बच्चों? वो तब पॉसिबल है जब इनके केंद्र और इनकी जो त्रिज्या है वो आपस में बराबर हो, तभी तो पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सत्य, यदि एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर अध्यारोपित करें तो वे संपाती होते हैं, ठीक है। अतः इनके केंद्र और परिसीमाएं संपाती होंगी, अतः इनकी त्रिज्या भी संपाती होंगी। ये बात अपन फाइनली कह देंगे, ठीक है। आगे आते हैं अपन प्रश्न 1 के 5वें हिस्से पे। आकृति 5.9 में ये रही, यदि AB बराबर PQ, AB जो है बच्चों किसके बराबर है? PQ के, और PQ बराबर XY, PQ बराबर है किसके? XY के। तो AB और XY बराबर होगा। ये तो अपन ने सबसे पहला वाला जो अभिग्रहित पढ़ा था वही नहीं हो गया? जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, जो एक ही चीज के बराबर होते हैं, कुछ इस तरह से पढ़ा था। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। ये अपन ने अभिग्रहित पढ़ा था ना कि भाई AB और PQ बराबर है, PQ और XY बराबर है, तो AB और XY बराबर होंगे। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है, इस तरह से। आगे आते हैं अपन प्रश्न 2 पे। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, ठीक है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? चलो देखते हैं, पहले इनकी परिभाषा तो दें। वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? जैसे बच्चों सबसे पहले अपन को इतना तो समझ में आया कि समांतर रेखा की परिभाषा दो, ठीक है। तो किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती वह समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे ये और ये कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं मिलने वाली, तो ये क्या कहलाती है अपने पास में? समांतर रेखाएं कहलाती है। पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, दे दी। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? जब आपने ये परिभाषा लिखी तो इसमें आपको कुछ और पद, कुछ और ऐसे शब्द मिलेंगे जिनकी परिभाषा देना बाकी है। दे सकते हैं ना, जैसे अपन रेखा की परिभाषा दे सकते हैं, जैसे कि अपन जो है समतल की परिभाषा अपन को दे सकते हैं। रेखा की परिभाषा क्या होती है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, अपन को यूक्लिड ने इसकी परिभाषा दी थी। फिर बच्चों समतल क्या होता है? एक पृष्ठ जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उसको अपन समतल कहते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फिर लंब रेखाओं की परिभाषा क्या होती है? लंब रेखाएं वे होती हैं जो समकोण बनाती हैं। जैसे कि इस तरह से देख लो ना, ये आपके पास में है, तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बन गया, तो ये अपने पास में लंब रेखाएं हैं। अब लंब रेखा की परिभाषा देने में आपको कुछ और शब्दों की जरूरत पड़ी थी कि जिनकी परिभाषा की जरूरत है, तो आप यहाँ पे रेखा जो है इसकी परिभाषा दे सकते हैं, और साथ में बच्चों आप यहाँ पे कोण की परिभाषा दे सकते हैं कि भाई कोण क्या होता है। तो रेखा अपने पास में क्या है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, ये अपन कह सकते हैं। और कोण क्या होता है? जब दो किरणें, देखो ये अपने पास में एक बिंदु है,
बिंदु से मैंने एक किरण इस तरह से बनाई और एक किरण इस तरह से बनाई, तो इन दोनों किरणों के बीच में ये जो है ना अपने पास में ये क्या हो जाता है, कोण कहलाता है। जब दो किरणें या सरल रेखाएं किसी एक समापन बिंदु पर आकर मिलती हो, ये समापन बिंदु पे आकर मिल रही हैं, तो उस बिंदु पर एक झुकाव बनता है। इस झुकाव की बात करें जिसे कोण कहते हैं, ये अपने पास में कोण होता है। तो इसकी परिभाषा देने में हमें रेखा और समकोण में से कोण की परिभाषा देनी पड़ी, इस तरह से काम रहता है। ठीक है, तीसरी परिभाषा देनी है अपन को रेखाखंड की। बच्चों रेखा एक ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो दोनों दिशाओं में हमेशा ही चलता जाता है, कभी रुकता नहीं है। रेखाखंड जो है रेखा का एक टुकड़ा होता है, उसको अपन रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके, है ना। मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, ये वाला जो हिस्सा है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके। रेखा का अभी भी अपन नाप नहीं सकते, वो अनंत में दोनों दिशाओं में जाती है, लेकिन उसका एक टुकड़ा जो है रेखाखंड, उसको तो मापन किया जा सकता है ना, वही कह रहे हैं मापन किया जा सके, रेखाखंड अपने पास में कहलाता है, ये बात अपन कह रहे हैं। अब बच्चों रेखाखंड की परिभाषा देने में अपन को कुछ और परिभाषा भी देनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल, रेखा की देनी पड़ेगी, साथ में हमें जो है बिंदु क्या होता है इसकी परिभाषा भी देनी पड़ेगी। तो देखते हैं रेखा क्या है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। बिंदु क्या है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ये सब अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। चौथा है अपने पास में वृत्त की त्रिज्या, उसकी परिभाषा देनी है। तो वो क्या होता है, अपने पास में मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये उसका क्या अपने पास में केंद्र है। तो बच्चों वृत्त के केंद्र और इसकी जो परिधि है, इसके बीच की जो दूरी होती है ना, इसको अपन त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को कहते हैं। अब इस परिभाषा देने में आपको कुछ और चीजें भी डिफाइन करनी पड़ेगी क्या, उनकी परिभाषा देनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल, जैसे वृत्त क्या होता है, इसकी परिभाषा अपने पास में क्या होगी। तो ये वृत्त तो है लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, तो आप यहाँ पाओगे कि भाई वृत्त क्या होता है, इस तरह से देखना है ना, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे समान दूरी अपन किसको कह रहे हैं, यहां से लेके यहां तक जो ये समान दूरी है ना, इसको अपन कह रहे हैं, जिसको कि त्रिज्या कहते हैं। एक समान दूरी पे आपने यहाँ पे बिंदु लिया, एक समान दूरी पे आप क्या करिए, बिंदु का पथ लीजिए, इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो अपन को क्या मिल जाएगा, वृत्त कहलाता है, उसको अपन वृत्त कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ग अपने पास में क्या होता है, उसकी परिभाषा। वर्ग हमें जानते हैं एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, साथ में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। अब इस परिभाषा देने में हमें कुछ और परिभाषा देने की भी जरूरत है क्या? बिल्कुल, जैसे कि भाई आखिर ये चतुर्भुज जो है ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो चतुर्भुज चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, और हमें कोण की परिभाषा भी देनी हो सकती है, जैसे ये रहा अपने पास में कोण, तो कोण की परिभाषा अपन ने भी डिस्कस करी थी। आगे आते हैं बच्चों प्रश्न 4 पे। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB होगा। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो चलो एक आकृति तो बना ही लेते हैं। ये अपने पास में एक सीधी रेखा है जिस पर बिंदु A और B स्थित है, ठीक है। और कैसे स्थित है, यदि दो बिंदु A और B के बीच बिंदु C ऐसे स्थित है कि AC बराबर BC है। ये बात ध्यान रखिएगा, बिंदु C कैसे स्थित है कि AC और BC बराबर है। तो इस तरह से अपने पास में AC और BC की दूरी बराबर है, तो C जो है एग्जैक्टली उसके बीच में होगा, है ना। फिगर बनाओगे तब आप ऐसे ही दिखाओगे, हाँ सही लग रहा है। चलो करते हैं। दिया क्या है, रेखाखंड AB, तो वो रहा अपने पास में, और उसमें AC और BC बराबर है। क्वेश्चन ने यही तो दिया है कि AC और BC बराबर है। अगली जानकारी है, सिद्ध क्या करना है हमें। सिद्ध हमें ये करना है कि भाई AC जो है वो बराबर है किसके, 1/2 AB के। ठीक है, तो चलो करते हैं। उपपत्ति, सबसे पहले बच्चों ये देखो कि AC और CB जो है वो किसके बराबर होगा, ओवरऑल AB के बराबर होगा। इसका कारण अपने पास में क्या है, वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। AC और BC जो है मिलके AB के संपाती है तो वो बराबर होंगी, तो AC प्लस CB बराबर आ जाएगा अपने पास में किसके, AB के। यही तो है AC प्लस BC, AC प्लस BC ओवरऑल किसके बराबर है, AB के। अब जरा आगे देखो। अब बच्चों यहाँ पे देखो AC की जगह मैंने AC लिखा,
BC किसके बराबर है अपने पास में, AC के। देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC और BC बराबर है, तो क्या मैं यहाँ पर BC की जगह AC नहीं लिख सकता क्या, क्योंकि AC और BC बराबर है। ठीक है, AC में AC जोड़ोगे तो 2 AC हो जाएगा, और वो किसके बराबर है, AB के। 2 यहाँ पे गुणा में उस तरफ जाएगा तो बच्चों भाग में हो जाएगा 1/2, तो AC बराबर 1/2 अपने पास में AB आ चुका है। यही हमें सिद्ध करना था, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न 6 पे। क्या लिखा है हमारे पास में, आकृति 5.10 में, यानी कि ये यदि AC और BD बराबर है, AC और बच्चों ये BD आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AB और CD बराबर है। तो सिद्ध करना है कि AB और CD जो है हमारे पास में क्या है, बराबर है। तो हमें क्या करना है, दिया क्या है, AC और BD बराबर है, सिद्ध क्या करना है, AB और CD बराबर है। तो चलो करते उपपत्ति। AC और BD हमारे पास में बराबर है बच्चों, है ना, ये हमारे पास में क्या है, दिया है। यही तो अपन बोलेंगे कि भाई ये हमारे पास में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों कि AC जो है वो क्या है, असल में AC जो है वो AB प्लस BC अपन लिख सकते हैं क्या। AC जो है संपाती है किसके साथ, AB प्लस BC के साथ में। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर हो जाएगा किसके, AC की जगह अपन लिख सकते हैं AB प्लस BC। और बच्चों BD के बारे में आपका क्या कहना है कि BD जो है किसके साथ संपाती है, BC और CD के साथ में, तो वो आपस में बराबर होंगे। तो BD को अपन क्या कहेंगे, BC प्लस CD। और अगर ये बात ना समझ आती तो मोटे तौर पे आप ऐसे ही देखो ना कि भाई BD ओवरऑल किसके बराबर होगा, BC प्लस CD के, और AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BC के। ये बात बोलेंगे ना अपन। ठीक है, अब ये BC से BC कट जाएगा। ठीक है, इस स्टेप को समझे, ये प्लस का BC अगर उस तरफ आएगा तो माइनस का BC हो जाएगा और वो कट जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास में क्या आ जाएगा, AB बराबर CD। और यही अपन को प्रूफ करना था, AB बराबर CD। कर दिया है, सिंपल एज दैट। इस तरह से आते हैं प्रश्न 7 पे। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। यूक्लिड का जो अभिग्रहित 5 है वो है क्या, मैं आपको याद तो दिला दूं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। सर्वव्यापी सत्य क्यों कहलाता है, अरे भाई दुनिया में कहीं पे भी चल जाओ, पूर्ण जो है अपने भाग से तो बड़ा ही होगा ना, इसमें क्या कहना। क्योंकि पूरे विश्व में किसी भी वस्तु के लिए ये सत्य होता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य कहा जाता है। पूरी दुनिया में इसलिए कहा जाता है क्योंकि सत्य है। इस बारे में कह रहे हैं। आज के इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक अपन को पढ़ना रहेगा, वो क्या कहलाता है बच्चों, प्ले फेयर का अभिग्रहित, प्ले फेयर्स एक्सियोम। प्ले फेयर क्या है, एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था, और उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। प्रत्येक रेखा L, ठीक है, अपने पास में मान लीजिए एक रेखा है अपने पास में कुछ L इस तरह से, प्रत्येक रेखा L और उस पर ना स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए, एक बिंदु P है जो कि इस रेखा पर नहीं है, तो मान लीजिए बिंदु P जो अपने पास में कहीं यहाँ पे है, बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है। ठीक है, तो एक ऐसी रेखा होगी बच्चों जो P से होकर जाती है लेकिन इस रेखा L के समांतर होगी। ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा होंगी। अब आपका मन करेगा सर ऐसी तो देखो ना, ऐसी रेखा नहीं बना सकता क्या, मैं ऐसी रेखा भी बना सकता हूं जो कि बिंदु P से जा रही है, लेकिन बच्चों क्या ये इस रेखा L के समांतर है क्या, नहीं, ये तो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। मैं इस तरह की रेखा ये बना सकता हूं, ये बिंदु P से तो जा रही है लेकिन रेखा L से समांतर है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अद्वितीय, इसलिए तो देखो क्या लिखा है, एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है, P से होकर जाएगी और L के समांतर होती है। ये क्या है, प्ले फेयर का अभिग्रहित, प्ले फेयर एक्सियोम। बातें नॉर्मल सी है, बस उन्होंने ये कहा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, महान लोग थे। ये डायग्राम आपके सामने बना रखा है, ये रेखा L है, ये एक बिंदु P है यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु P है अपने पास में, और M जो है एक ऐसी रेखा है जो बिंदु P से जा रही है और L के समांतर भी है। बाकी और कोई रेखा ऐसे नहीं होने वाली जो बिंदु P से भी जाए और समांतर भी हो, अद्वितीय रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पर फिर भी बच्चों किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।